Good morning to all of you. Now, today we are discuss Ohm's law. इससे पहले हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस कर चुके थे कि जो हमारे पास कंडक्टिंग वायर्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बाद भी उसमें करंट फ्लो नहीं हो पाता, जबकि जो मेन कोज होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो इलेक्ट्रॉन का मोशन ही होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि क्यों एक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो करंट जितना हमें चाहिए उतना प्रोड्यूस नहीं करा पाते, तो उसके लिए हमने एक टर्म पढ़ी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उसके रिस्पेक्ट में एक और टर्म पढ़ी जिसका नाम था मोबिलिटी। बेसिकली दिस टर्म आल्सो लिंक्ड विद इलेक्ट्रिक करंट। नाउ टुडे आज हम डिस्कस करेंगे कि ओम्स लॉ क्या है और इससे क्या पता चलता है। तो जैसे कि सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है, दिस वन, इस कंडक्टर को कुछ एक सप्लाई से कनेक्ट किया गया, सोर्स से कनेक्ट किया गया, वी सोर्स से। ठीक, जब इस वी सोर्स से इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इस कंडक्टर में एक करंट फ्लो होगी आई। अब ये करंट किस पर डिपेंड कर रही है, इस सोर्स पर। जितनी ज्यादा सोर्स होगी सर्किट में करंट उतना ही ज्यादा फैलेगा, ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे V को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे क्या इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा। दैट मींस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और इस यहां से प्रोपोर्शन हटाएंगे तो V इक्वल्स टू I इंटू ए कांस्टेंट, and this constant is R, so V equal to I R। इसको बाद में लिखेंगे। फर्स्ट वन फ्रॉम हियर V अपॉन I is what, V अपॉन I is constant। इसका मतलब एक पर्टिकुलर वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होगा, जो कि किसके बराबर होता है, R। R हियर इज व्हाट इज R, R is resistance, resistance of the conductor, resistance of the conductor। So ओम्स लॉ क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम किसी कंडक्टर के एंड पर क्या अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, वैसे वैसे जो करंट है वो पोटेंशियल के सेम रेशियो में क्या होता चला जाता है, इंक्रीज। और इन दोनों का जो रेशियो है वो किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के, जिसे क्या नाम दिया जाता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। सो अब इसको थ्योरेटिकल कैसे लिखेंगे, हेंस अकॉर्डिंग टू इट, and what is that, according to it the current flowing across the ends of conductor, is directly proportional to, and what is that, this is potential difference, is directly proportional to the potential difference, applied across the conductor, provided physical parameters are kept constant, Physical parameters means external temperature, pressure,
स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये जो भी है फिजिकल पैरामीटर में वो सब कैसे होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, तभी ओम्स लॉ कंडक्टर्स के लिए वैलिड होगा। ये भी बात रखें कि ओम्स लॉ केवल कंडक्टर के लिए वैलिड है। अब इसके हम पढ़ेंगे जब आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ है या इसकी कुछ बाउंडेशंस हैं। बट हियर व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो किसी सर्किट में या किसी कंडक्टर में क्या फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, द करंट फ्लोइंग across a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of conductor। ये कंडक्टर के एंड से इनके अक्रॉस जितना पोटेंशियल लगा रहे हो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसके करंट के प्रोपोर्शनल। सो V प्रोपोर्शनल टू I और V अपॉन I इक्वल टू कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड R। हियर व्हाट इज R? R is resistance of conductor and this quantity remains constant, hence resistance is independent of V and I. So R is resistance of conductor and R is independent of potential difference across the current and I. R is independent of V and I, बट जो रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड करता है, नेचर पर। किसकी नेचर पर? कंडक्टर या जो हमारे पास मटेरियल है उसकी नेचर पर डिपेंड करेगा। जैसे हमारे पास आयरन है, उसकी नेचर कुछ और होगी, यानी उसमें जो रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा। इसी तरह से हमारे पास कॉपर है, कॉपर की प्रॉपर्टीज कुछ और होती हैं, यानी उनकी जो कंपोजिशन है, उनकी बनने की प्रक्रिया जो है उस पर डिपेंड करता है, यानी कि जो नेचर है उस मटेरियल की उस पर डिपेंड करेगा बेसिकली। सो ध्यान रखें जो R है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वो इंडिपेंडेंट होता है V एंड I से, बट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल मींस हाउ द मटेरियल कंपोज और हाउ इट इज मेड। सो दिस इज ओम्स लॉ और ये किसके बारे में बताता है कि किसी कंडक्टर के अक्रॉस आप जितना पोटेंशियल लगाएंगे उस कंडक्टर से उतनी ही रेशो में करंट बाहर निकलेगी और इन दोनों का रेशो एक कांस्टेंट क्वांटिटी के बराबर होगा। इसको प्लॉट करें अगर हम, चलो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको प्लॉट करें तो इसका प्लॉट किस तरह का आएगा। हियर इफ वी प्लॉट दिस V वर्सेस I, तो ध्यान से देखें कि जो V और I है वो दोनों सेम रेशो में बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास सपोज इनिशियल वोल्टेज 1 वोल्ट है, V इन वोल्ट्स एंड करंट इन एम्पियर, अगर मेरे पास वोल्टेज 1 वोल्ट है और सपोज दैट उस समय करंट सर्किट में 0.2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो जो इन दोनों का कट पॉइंट होगा वो इसके बराबर होगा लगभग यहाँ पर। इन द सेम वे अगर वोल्टेज 2 हो जाती है तो इसके अकॉर्डिंग इससे क्या मतलब निकलता है कि जो करंट है वो 0.4 एम्पियर हो जाएगी। सो सेकंड पॉइंट इज दिस एंड द सेम वे अगर इन सबको मिलाएंगे तो क्या होगी, लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन, दिस वन। सो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर ओम्स लॉ को वेरीफाई होना है तो उसके लिए जरूरी है जो इसका कर्व हो वो कैसा हो, एक स्ट्रेट लाइन हो, यूनिफॉर्म कर्व हो। फ्रॉम हियर दिस इज V, दिस इज I, सपोज दैट दिस एंगल क्रिएट्स थीटा, दिस एंगल क्रिएट्स थीटा। यहां पर हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं। सपोज दैट मान लो ये हाइट है, ये हाइट किसके बराबर है, I के बराबर है, और ये इतना हिस्सा किसके बराबर है, पोटेंशियल के। सो इट इज V। सो व्हाट वी गेट, अगर मुझे एंगल दिया गया है और करंट और वोल्टेज में से कोई भी क्वांटिटी दी गिवन है तो मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, मैं इन दोनों में से कोई भी अननोन क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकता हूं। और बेसिकली ये किसके बराबर है, इट इज नथिंग बट स्लोप, एंड स्लोप किसके बराबर होता है, tan थीटा के।
सो एक ये भी बात आपको याद रखनी है कि अगर हमें स्लोप दिया गया हो तो भी हम ओम्स लॉ से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, सो यू रिमाइंड दैट। सो व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ के बारे में हमें ओम्स लॉ से किस चीज की जानकारी मिलती है कि सर्किट में कैसे करंट आगे बढ़ता है और उस करंट को किस तरह से हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। सो दिस इज नाउ। इसको अगर हमें प्रूफ करना हो, इसको ड्राइव करेंगे कि आता कैसे है। एक मिनट थोड़ा सा इसको भी देख लेंगे। इसका डेरिवेशन ये बस आना चाहिए आपको, क्योंकि इसमें कुछ क्वांटिटीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, मुझे आई वी अपॉन आई चाहिए। इट मींस वी और आई ये दोनों ही क्वांटिटी कहां से रिलेट करती हैं? तो जैसे ही किसी कंडक्टर के अक्रॉस हम क्या सेटअप करते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, सडनली एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाता है। अगर इस कंडक्टर की लेंथ L हो तो हम पढ़ चुके हैं E इक्वल टू वी अपॉन L। यहां से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, मेरे पास यहां से V आ जाएगा। अब I को लाने के लिए मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट है? तो आंसर है I के लिए हमने एक रिलेशन पढ़ा, क्योंकि सर्किट में करंट तभी प्रोड्यूस होगी जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी अकर होगी। ये हम जानते हैं कि कंडक्टर में करंट तभी फ्लो होती है जब एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की एक एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनती है। और इसमें हमने रिलेशन पढ़ा था I इक्वल टू NEA VD। सो मेरे पास I है, यहां से मैं V कैलकुलेट कर सकता हूं, VD की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं। तो जैसे इन सब को आप कैलकुलेट करेंगे, पुट अप करेंगे, तो हम किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इस डेरिवेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं कि होता कैसे है। सो हम सबसे पहले क्या जानते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी होती है? VD इक्वल टू E अपॉन M इंटू टू। यहां पर हम माइनस साइन यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर हम केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। एंड when a potential difference is set up across a conductor of length L, then इसके अक्रॉस क्या सेटअप हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। then an electric field E is set up which is calculated by एंड किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? E इक्वल टू V अपॉन L इक्वल टू V अपॉन L। यहां से V की वैल्यू क्या आएगी? V इक्वल टू E इंटू L। सपोज इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बट वी नो दैट the relation between current and drift velocity VD is I equals to NEA VD, where A area of cross section of the conductor। इक्वेशन नंबर 2, मुझे इन दोनों को डिवाइड करना है तो ओम्स लॉ आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। V अपॉन I इक्वल्स टू EL अपॉन NEA VD।
नाउ इसको थोड़ा चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे? हम जानते हैं Vd इसके बराबर होता है, इसको यहां पुटअप कर दें। सो V अपॉन I विल बी इक्वल टू EL अपॉन NEA। व्हाट इज Vd? E कैपिटल E अपॉन M। M is going up and upon is tau. So E is cancels out capital E. What is V upon I will be equal to ML upon NE square A tau. This one. हमने ओम्स लॉ में पढ़ा कि जो V अपॉन I का रेशियो आता है वो एक कांस्टेंट के बराबर होता है। तो ये पूरी क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? एक कांस्टेंट के इक्वल होनी चाहिए। So for a given temperature, एक टेम्परेचर के लिए रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि टाइम इंक्रीज या डिक्रीज टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कोलिजन तेज होंगे, तेज होने से क्या होगा? रिएक्शन टाइम में चेंज आएगा। अगर टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाए तो टो में कोई चेंज नहीं आएगा। तो फॉर अ गिवन टेम्परेचर टो इज कांस्टेंट, टो इज कांस्टेंट, मास ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कांस्टेंट, एंड नंबर डेंसिटी फॉर अ गिवन कंडक्टर, दिस फॉर ए गिवन कंडक्टर is also constant, hence what we get? V upon I will be equal to constant, and ये constant किसके बराबर होता है? कैपिटल R के, और इस R की वैल्यू याद रखना, ये R ml अपॉन NE स्क्वायर A टो के बराबर होगा। This is the proof of Ohm's law. So यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, यहां पर एक टर्म अराइज हुई कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, दिस वन, क्योंकि जो क्वांटिटीज हैं मास ऑफ कंडक्टर, एरिया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी, ये एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए क्या हो सकती हैं? फिक्स हो सकती हैं। बट जो टेम्परेचर है, जो रिलैक्सेशन टाइम है, वो तभी कांस्टेंट होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। इट मींस दैट कि ओम्स लॉ भी तभी तक वैलिड है जब तक हम किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए बात कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर में क्या आना स्टार्ट होगा? वेरिएशन आना स्टार्ट हो जाएगा, तो ओम्स लॉ जो स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा था, इस तरह से कुछ लाइक दिस हो सकता है। हाई टेम्परेचर पर वो कुछ अपना बिहेवियर इस तरह से शो करें, लाइक दिस। सो रिमेंबर दैट कि ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ये केवल कंडक्टर्स के लिए वैलिड होता है। कंडक्टर्स मींस जिनमें कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है? जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज होगा वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज होता रहेगा। एक बार फिर दोबारा से ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ? फॉर अ गिवन टेम्परेचर the current flowing in the conductor is directly proportional to potential difference across it, and the ratio of V upon I is constant, which is equal to the resistance of the conductor. And how to drive, you know that. So इसको ड्राइव करने के लिए मुझे किस किस चीज की रिक्वायरमेंट थी? पोटेंशियल की और करंट की। पोटेंशियल हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा रिलेशन में आ सकता है, और इलेक्ट्रिक करंट तभी प्रोड्यूस हो जाए जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट हम इन दोनों में क्या जानते हैं? हम एक रिलेशन जानते हैं। उसको सोल्व आउट करके, उसको लेकर के हम इजीली ओम्स लॉ को ड्राइव कर सकते हैं। नाउ ये टर्म रेजिस्टेंस क्या काम करती है कंडक्टर में, ये पढ़ेंगे।
resistance of the conductor. Resistance of the conductor or electrical resistance, simply electrical resistance. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या काम करता है? जैसे सपोज दैट, मान लो मेरे पास दो बर्तन है, एक बर्तन में पानी भरा हुआ है और दूसरे बर्तन में शहद है। मैं बोलता हूँ उनको दोनों को खिंडाओ, मतलब जमीन पर बिखेर दो। जैसे जमीन पर बिखेरूंगा तो कौन सा तेजी से फ्लो करेगा? कौन सा तेजी से फ्लो करेगा? तो आंसर यू नो दैट कि पानी बहुत तेज रहेगा, मतलब जो पानी है वो फ्लो कर रहा है। यहाँ पर क्या फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। इसका मतलब जो करंट है वो किसमें तेजी से जा रही है? ओबीसी पानी में। इसका मतलब जो रोकने की क्षमता है वो किसमें ज्यादा है? शहद में ज्यादा है। इसका मतलब जो फ्लो करने की प्रॉपर्टी है, फ्लो करने की प्रॉपर्टी किसमें ज्यादा है? पानी में या शहद में? तो आंसर है पानी में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो उसके पानी के बीच में जो पानी के पार्टिकल्स के एटम के बीच में क्या होते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, वो कम होती है इन कंपैरिजन ऑफ the intermolecular force between the particles of शहद. So honey here. इसका मतलब ये हुआ कि जो रेजिस्टेंस है वो फ्लो को रोकता है, फ्लो को रोकने का काम करता है। तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, वो किसको रोकने का काम करेगा? करंट को रोकने का काम करेगा। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन posed by the conductor to flow the electric current. तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या काम करता है किसी कंडक्टर में? याद रखना, जो काम शहद और पानी में कौन सा तेजी से फ्लो होगा? पानी फ्लो होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो शहद में कम फ्लो होगा। इसका मतलब ये इन द सेम वे रेजिस्टेंस में जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर में क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉन के ऑब्स्ट्रक्शन, की रुकावट का काम करता है। रुकावट का काम मतलब आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब किसी कंडक्टर को पर्टिकुलर करंट दिया जाता है तो कुछ देर बाद उसमें हीट प्रोड्यूस होने लगती है। हीट प्रोड्यूस, यू नो दैट H इक्वल टू I² RT। इसका मतलब सर्किट के उस कंडक्टर के पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा जिस कारण उसने क्या प्रोड्यूस कर दी? हीट प्रोड्यूस कर दी। सो इन द सेम वे कि किसी कंडक्टर के हीट होने का कारण क्या है? उस कंडक्टर के पास कुछ रेजिस्टेंस का होना। रेजिस्टेंस क्या काम करेगा? कोई भी चीज जब रुकेगी उसको पुश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं, बट वो ऑब्स्ट्रक्शन उसको आगे नहीं जाने दे रहा है। इसका मतलब क्या? वो भी एक्स्ट्रा पावर खर्च करेगा। पावर खर्च करेगा तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। मींस एनर्जी रिलीज तभी होगी जब कोई चीज उसको रोके रख रही है। रोकने का काम कौन करता है? रेजिस्टेंस। So what is electric resistance? It is the obstruction caused by the conductor. और रुकावट का काम करता है कौन? रेजिस्टेंस। किसमें? इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स में। So what is that? It is the obstruction caused. It is the obstruction caused by the conductor to flow the current, through it, to flow the current through it. So we know that R equal to V upon I. Numerical, it is the ratio of potential difference to electric current. Now what is its SI unit? SI unit क्या होगी इसकी SI unit? यहाँ से V वोल्ट पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर
इसको हम क्या ले सकते हैं, ओम। क्योंकि सबसे पहले ओम ने बनाया था इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, ओम। और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ ऑक्टोपस की तरह, लाइक दिस वन इज द सिंबल ऑफ ओम्स लॉ। ठीक, तो व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट, वोल्ट पर एम्पियर और ओम। इसका डायमेंशन फॉर्मूला और देखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला R बराबर V अपॉन I। अब इसको हम सीधा नहीं जानते हैं, अगर सीधा जानते हो पोटेंशियल की, पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हियर आफ्टर सॉल्यूशन इट इज इक्वल टू ml2 t माइनस 3 a माइनस 2 a माइनस 2। निकालने का आसान सा तरीका है, v बराबर w अपॉन q, w इज ml2t माइनस 2, ml2t माइनस 2, चार्ज इज at, सो इट इज ml2t माइनस 3 a इनवर्स, और इसका भी a आएगा अपॉन में, वो ऊपर जाएगा माइनस में, पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, सो इट इज इक्वल टू दिस। सो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट। Now what is the reason of electrical resistance occur in a conductor? जो रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर में, उसके अकर होने का, उसके होने का, उनकी घटना होने का मेन कारण क्या है? सो याद रखें, इट इज अराइजेस ड्यू टू द फ्रीक्वेंट कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन में जो कोलिजन होगा, कंटिन्यू कोलिजन होंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो टकराएंगे भी, टकराने से जो क्या होगा, जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन से आयन से टकराएगी तो ड्रिफ्टिंग होगी। ड्रिफ्टिंग मींस वो इधर उधर भटकेंगे, सो जिस कारण क्या प्रोड्यूस होगा, उस सर्किट में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। मींस जब टकराएंगे तो उनकी मोशन रुकेगी, टकराने से क्या होगा, जो मोशन है उस पर इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट मतलब जो करंट है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, रोकने का। सो व्हाट इज द कॉज ऑफ electrical resistance? So remember that it is due to the frequent collision of electrons. यहाँ इसको नोट कर लेते हैं, resistance occur in a conductor, resistance occurs due to the frequent collision of electrons with ions. तो आप ये बात याद रखें कि रेजिस्टेंस के घटित होने का मुख्य कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का आपस में टकराना, कोलिजन होना। तो जो कोलिजन होते हैं कंडक्टर के अंदर, वही किसको अराइज करते हैं, किसको जन्म देते हैं, उस कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो आप ये बात याद रखें कि रेजिस्टेंस होता क्या है, बेसिकली एक तरह की रुकावट होती है जो करंट को आगे फ्लो होने से रोकती है। इसकी ऐसा यूनिट ओम होती है, और इस रेजिस्टेंस के अकर होने का मुख्य कारण क्या है, फ्रीक्वेंट कोलिजन इनसाइड द कंडक्टर। सो दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस। नाउ रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। सो हियर वी सी on what factors affecting the resistance, factors affecting electrical resistance, किस किस फैक्टर पर जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। सो रिमेंबर दैट जो टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए,
constant. So there are many factors. There are the following factors. There are the following factors on which the electrical resistance depends. Number first, length. Number first, length of the conductor. लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा. सीधी सी बात है, अगर जैसे जैसे लेंथ ज्यादा बड़ी होगी वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, क्योंकि जो करंट है उसको फ्लो करने के लिए ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी होगी. सो रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा? लेंथ पर. कैसे करेगा? जितना ज्यादा लेंथ होगा किसी कंडक्टर का, रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा उसमें प्रोड्यूस होगा. सो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर. और R1 upon R2 will be equal to L1 upon L2. अगर हमारे पास एक ही कंडक्टर है, पहले उसका रेजिस्टेंस सपोज 4 ओम था, जब उसकी लेंथ सपोज 10 मीटर थी, बाद में उसका रेजिस्टेंस कितना होगा यदि उसकी लेंथ 20 मीटर हो जाए? तो आसान से इसको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है. सो पहला फैक्टर, जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्या इंक्रीज होगा? रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा. सो बोथ आर इन डायरेक्टली रिलेटेड. नंबर सेकंड पॉइंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर. क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर. क्रॉस सेक्शनल एरिया से किस तरह से इसका इफेक्ट पड़ेगा? सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर. हियर R1 upon R2 will be equal to A2 upon A1 and it will be equal to pi R2 square upon pi R1 square. So R1 upon R2 will be equal to R2 square upon R1 square. ये बेसिकली छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स के लिए हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, याद होनी चाहिए. सो पहला फैक्टर लेंथ ऑफ कंडक्टर, दूसरा फैक्टर एरिया ऑफ द कंडक्टर, थर्ड वन नेचर ऑफ मटेरियल. नेचर ऑफ मटेरियल. नेचर ऑफ मटेरियल और फोर्थ वन, हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड्स. अगर हम फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर दें तो क्या होगा? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड फैक्टर, R is proportional to L upon A. अगेन इसको हटाएंगे, कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी. सो R will be equal to this L upon A. What is this? This is resistivity. Resistivity or specific resistance. Specific resistance of the conductor. So resistivity और specific resistance of the conductor, इस पर चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. एक बार इसको देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया. तो सबसे पहले हमने ओम्स लॉ पढ़ा. ओम्स लॉ क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को अगर रख दिया जाए तो जो कंडक्टर में करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस की, जो उस कंडक्टर के एंड पर अप्लाई किया जाता है. उसको ड्राइव किस तरह से करना होता है, नाउ वी नो वेरी वेल. उसके बाद
जब ओम्स लॉ डिस्कस करते हैं तो जो रेशो होता है वो एक कांस्टेंट के बराबर होता है और उस कांस्टेंट को हम क्या मानते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस बेसिकली जो कंडक्टर है उसमें जो करंट फ्लो है उसको रोकने का काम करता है। सो इट इज द अपोजिशन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर। यूनिट क्या होती है? ओम या वोल्ट पर एम्पियर। डायमेंशन फॉर्मूला निकालना आ गया। फैक्टर्स किस किस तरह से जो रेजिस्टेंस वो डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर। इन दोनों को अगर मर्ज कर दिया जाए तो एक नई टर्म जनरेट होती है जिसे रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। सो नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। होप सो यू एंजॉय दिस। थैंक यू।